नाजरीन आदाब, मैं ज़मरुद मुग़ल। नाजरीन, आज बात करते हैं कहानी की और कहानी के साथ साथ कहानीकार की भी। ऐसा कहानीकार जो कहानी लिखते लिखते खुद कहानी बन गया। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं ये टेक्नोलॉजी का दौर है और जब भी हम किसी भी अदीब, शायर या अपने चाहने वाले के ताल्लुक़ से कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम विकिपीडिया, गूगल या अगर हमें उनकी वीडियो देखनी है तो यूट्यूब पे तलाश करते हैं। हमारे बीच में एक ऐसे कहानीकार मौजूद हैं जिनकी कोई भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे या कहीं और नहीं है। इसमें उनकी तबीयत का भी दखल है कि वो किसी को वक्त ही नहीं देते हैं और एक कोने में बैठे अदब की, उर्दू की और उर्दू कहानी की खिदमत कर रहे हैं। नाजरीन, तरक्की पसंद तहरीक के बाद जो ज़माना आता है वो जदीदियत का ज़माना है और जदीदियत में जो सबसे अहम कहानीकार हैं और जिनको एक तरफ अगर हम ये कहें कि जदीद कहानीकार या जदीद कहानी का दूसरा नाम बलराज मेहंद्रा है तो कुछ गलत नहीं होगा। आज हम आपकी मुलाकात उर्दू कहानी के बहुत ही अहम नाम बलराज मेहंद्रा से करवाएंगे। बलराज मेहंद्रा जो इस वक्त तो उनकी तबीयत नासाज थी और हमारी दरख्वास्त पे और मुसलसल हम बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से उस कहानीकार की और उस कहानी की मुलाकात हमसे हो ताकि हम उसकी मुलाकात आपसे करवा सकें, आपके रूबरू हो सकें। कुछ बातें जो बलराज मेहंद्रा और उस जदीद कहानी के ताल्लुक़ से हैं, जिस जदीद कहानी का ताल्लुक़ बलराज मेहंद्रा से है। हमारी ये बहुत दिनों से ख्वाहिश थी और मुझे लगता है कि हर उर्दू वाला बलराज मेहंद्रा को जिसने पढ़ रखा है वो उनको सुनना भी चाहेगा और हमारी शदीद इसरार पे, हमारी ख्वाहिश पे और फिर उसके साथ साथ हमने शमीम हनफी साहब से ये दरख्वास्त की कि आप हमारे साथ चलें और एक रस्मन इस तरह की गुफ्तगू हो जिस गुफ्तगू में कोई इंटरव्यू ना हो, कोई ऐसा फॉर्मल इंटरव्यू ना हो कि हम सवाल बना के ले जा रहे हैं और उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। बस उनके घर बैठ जाएंगे और जो भी बातें होंगी उन्हें हम रिकॉर्ड कर लेंगे और उन्हें आपके सामने पेश करेंगे ताकि कुछ नई बातें कहानी के ताल्लुक़ से, उर्दू कहानी के ताल्लुक़ से, आलमी कहानी के ताल्लुक़ से आप तक पहुँचे। यही हमारी कोशिश भी रहती है। हम शमीम साहब के साथ बलराज मेहंद्रा साहब के घर पे पहुंच रहे हैं। वहाँ हम बलराज मेहंद्रा साहब से उर्दू कहानी, आलमी कहानी, उर्दू फिक्शन और फिर वो ज़माना जो बलराज मेहंद्रा का ज़माना है और अब जो 2014 है जब बलराज मेहंद्रा पिछले 20-25 साल से कोई कहानी नहीं लिख रहे हैं, क्या फ़र्क आया है और क्या वजह है कि बलराज मेहंद्रा ने 20-25 साल से कोई कहानी नहीं लिखी है और उनसे उर्दू फिक्शन, उर्दू कहानी और उर्दू की मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। बलराज मेहंद्रा की कहानी दस मेरी अपनी कहानी भी है और बलराज मेहंद्रा से मेरी मुलाकात ज़ाहिर है कि 40 साल से तो हमारी दोस्ती है। जानते तो इससे बहुत पहले से हम एक दूसरे को, यानी मैं जानता हूँ, ये जानते थे नहीं जाने में, इसलिए कि ये उस वक्त मशहूर हो चुके थे। मैंने तो लिखना शुरू किया था जब। और बलराज मेहंद्रा का मामला ये रहा है कि बलराज मेहंद्रा उन अदीबों में हैं जिन्होंने कहना चाहिए कि एक अदीब के तौर पर, एक अफसाना निगार के तौर पर खुद उनका जो भी कंट्रीब्यूशन रहा हो, लेकिन जिन्होंने पूरे अहद पर असर बहुत गहरा डाला। तो बलराज मेहंद्रा दरअसल एक पूरे पीरियड को आप पहचानते हैं तो बलराज मेहंद्रा, अनवर सज्जाद, खालिदा हुसैन, सुनील प्रकाश, इन लोगों के नाम से आप पहचानते हैं। और बलराज मेहंद्रा ने उस ज़माने में अजीब बात यह है कि बलराज मेहंद्रा का उर्दू में कलेक्शन नहीं छपा था, लेकिन उस ज़माने के बहुत से लिखने वालों से बलराज मेहंद्रा की कहानियाँ ज़्यादा मशहूर। जो कहानियाँ मशहूर हुई बलराज मेहंद्रा के उस ज़माने में अजीब व गरीब कहानियाँ हैं। अरबी बलराज मेहंद्रा का नाम आया तो लोग कंपोजिशन का जिक्र करते हैं, कंपोजिशन सीरीज़ की कहानियाँ या ये कि और इस तरह की कहानियाँ जो एब्स्ट्रैक्ट हैं। लेकिन बलराज मेहंद्रा ने ऐसी कहानियाँ भी लिखी हैं जो बिल्कुल कहना चाहिए कि नरेशन, जिनमें भाई आत्माराम अपने वालिद पर जो कहानी लिखी है, बलराज मेहंद्रा की ज़िंदगी बहुत दिलचस्प रही है। बल्कि मैं चाहता हूँ फैसलाबाद तो गए थे, ऐनी आबा के साथ सफ़र किया था। असल में तो वतन इनका पाकिस्तान बनने से पहले लाहौर था ना,
लहलपुर था, जो बाद में फैसलाबाद, अब फैसलाबाद कहा जाता है। तो बलराज मेहंद्रा एक बार पाकिस्तान गए मंटो के चक्कर में, और मंटो की चीज़ें तलाश की इन्होंने। मंटो पर ज़ाहिर है कि जो काम इन्होंने किया है, दस्तावेज़ के तौर पर जो 5 जिल्दें हिंदी में छपी हैं राजकमल प्रकाशन वालों ने। यहाँ मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपको ताज्जुब होगा, वो जो हिंदी में 5 जिल्दों में मंटो साहब पर काम किया है, उसमें पहली 2 जिल्दें हैं जिसके 6 सेक्शन हैं। वो 6 सेक्शन कहानियों के हैं, थीमेटिक डिवीजन है 6 कहानियों की, और 3 दीगर राइटिंग के बारे में, जैसे एक ड्रामों के बारे में है, एक उनके मज़ामीन के बारे में, एक उनके खतूत के बारे में। वो दस्तावेज़ जो हिंदी की किताब है 5 जिल्दों में, उसका 4था एडिशन चल रहा है इस समय, और उसकी कीमत है 3000 रुपये, और वो बिक रहा है। आप हैरान होंगे शमीम साहब कि हर साल, अभी कोई 6 महीने पहले, 6 महीने नहीं 4 महीने पहले 16,285 रुपये का चेक रॉयल्टी का मुझे मिला। 16,285 रुपये का चेक शरद दत्त को मिला, जिन्होंने हिंदी में किया था मेरे उस डिवीजन के काम को। और 32,000 रुपये का चेक मंटो की बेटियों को मिला, जो वाणी प्रकाशन के पास महफूज पड़ा है। मंटो की बेटियां कुछ ऐसा इंतज़ाम कर गई थी कि उनका जो कोई पैसा भी हिंदुस्तान में मिले, कहीं से अवल तो मिलता ही नहीं, बड़ी फर्म राजकमल है वो देती है, तो वो वाणी प्रकाश के पास जमा रहे। जब वो यहाँ आती हैं तो वाणी प्रकाश से पैसे ले लेती हैं। तो जब अब पिछले दिनों वो तीनों बेटियाँ आई थी उनकी, तो मैं 5,000 रुपये लेके गया। मैंने कहा उनको दूंगा, पता नहीं उनको पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते। तो जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि अंकल कोई ज़रूरत नहीं, हमें तो 32,000 रुपये मिले हैं। अच्छा, वो बेटियां जो पहली बार छपी थी 5 जिल्दों में दस्तावेज की, तो याद है यहाँ पर बड़ा जबरदस्त जो मंडी हाउस पर चर्चा हुआ था, कितना जबरदस्त, और उसके वो 3 लड़कियां 3 लड़कियां आई थी, निघत नुसरत वो वहाँ आई थी, 3 लड़कियां आई थी। और वो वैसा जलसा उन्होंने कहा था कि हमने कभी लाहौर में भी वैसा जलसा नहीं हुआ था, इतना ज़बरदस्त जलसा था। खुशवंत सिंह बोले थे, शमीम साहब आप बोले थे, वो नामवर सिंह बोले थे, 5। यानी एक दिलचस्प बात बताऊं, हिंदी के क्रिटिक्स का कहना है, उनके नाकदों का कहना है कि मंटो उर्दू का राइटर नहीं है, मंटो हिंदी का राइटर है। बलराज मेहंद्रा ने मंटो को हिंदी वालों को दे दिया। कैन यू बिलीव इट यार। अच्छा, उर्दू में देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई कभी किसी को पैसा देता ही नहीं, यहाँ के पब्लिशर कोई पैसा वैसा नहीं देते। अच्छा, ना कोई ऐसा पब्लिशर है जो इस लेवल पे काम कर सके और दे सके। हमारी उर्दू की ये बहुत बड़ी कुछ रीडरशिप की सर अब कम हुई है ना उर्दू की, तो ये एक वजह ये भी है, हिंदी की रीडरशिप ज़्यादा है। तो नहीं, हिंदी की नेशनल लैंग्वेज की वजह से रीडरशिप ज़्यादा है, वो पहले से भी ज़्यादा थी, पहले भी ज़्यादा थी। अब जैसे आंकड़े जो उर्दू के आते हैं, उस हिसाब से वो कहते हैं कि 2 करोड़ आदमी उर्दू बोलने वाले हिंदुस्तान में हैं। सवाल पैदा होता है कि 2 करोड़ में से कितने लाख या कितने हज़ार अदब के तालिब इल्म हैं, सबसे बड़ा ये। अच्छा, हमारी यूनिवर्सिटियाँ, कितनी यूनिवर्सिटियों में उर्दू पढ़ाई जाती है, उसमें कितने MA और BA के स्टूडेंट्स हैं जो उर्दू पढ़ते हैं। लेकिन ये है कि उर्दू की ये बदबख्ती रही है कि उर्दू में किताब खरीद कर पढ़ने का रिवाज नहीं है, ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी। एक फ़र्क और बलराज महसूस होता है नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सीरियस लिटरेचर पढ़ने की जो फ़ज़ा है पूरी, हिंदी में शायद उसका दायरा ज़्यादा फैला हुआ है उर्दू के। बिल्कुल सही बात, आप सही कह रहे हैं, ये सही बात, बिल्कुल सही है। अब मंटो को जितना हिंदी वालों ने पढ़ा है, उर्दू वालों ने वैसा नहीं पढ़ा। और हिंदी में तो सर मंटो के अलावा भी हिंदी में तो तकरीबन उर्दू का 80% हिंदी में तर्जुमा हो गया। नासिर काज़मी पर ध्यान यात्रा, ध्यान यात्रा के देखिए नाम कितना खूबसूरत है, ध्यान यात्रा नासिर काज़मी की पूरी कुलियात, पूरी उनकी जो 3 किताबें हैं, पहली किताब थी बरगनय, दीवान पहली बारी, तो वो तीनों एक ही जगह करके ध्यान यात्रा के नाम से छापी है, और उसका पेपर बैक एडिशन भी है और हार्ड बाउंड एडिशन भी है, और दोनों बिक गए।
वो मुझे कहते हैं कि यार हम नए सिरे से छापेंगे, प्लान कर रहे हैं, अच्छा अभी अवेलेबल नहीं है। जी, अभी 2-3 दिन पहले अशोक वाजपेयी जी से मेरी बात हो रही थी, तो हमने उनसे कहा, शमीम साहब ने भी ये कहा है कि हिंदी उर्दू के फासले कम होने चाहिए, नए मकालमे पे जोर दिया है। तो हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हिंदी ने तो बहुत सफ़र तय किया है उर्दू की तरफ, अपने कदम बढ़ाए हैं। हमारे यहाँ उर्दू की तकरीबन 80 से 90% जो अहम चीज़ें हैं वो सब तर्जुमा हो गई हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती है उर्दू वालों की कि हिंदी के तराजुम उर्दू में नहीं मिलेंगे। सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। जिस तरह उर्दू की चीज़ें हिंदी में गई हैं, उस तरह हिंदी की चीज़ें उर्दू में आनी चाहिए। बिल्कुल नहीं आई नहीं। 2 अलग ज़माने नहीं है, जैसे आपको पता ही नहीं उर्दू वालों में से। मुझे एक बात देखिए, एक पीरियड था उस ज़माने में, मैं बहुत एक्टिव था और मेरा किसी न किसी पर्चे के साथ संबंध होता था। तो मैंने ये सोचा था हर चुमारे में एक उर्दू हिंदी की कहानी छापूंगा। और मैंने उस ज़माने में मोहन राकेश और कमलेश्वर से लेकर एक नाम जो हिंदी में अच्छा जाना जाता था, उर्दू में उसका नाम लोग जानते, उदय नारायण तिवारी जी। उदय नारायण तिवारी की एक कहानी कल्पना में छपी थी। कल्पना हैदराबाद से बद्री प्रसाद पित्ती, और कल्पना में छपने का मतलब है कि आप राइटर हैं। वो इतना मुश्किल था उस पर्चे में छपना। तो उनकी किस कहानी थी, बिनकी का बेटा। मैंने बिनकी का बेटा उर्दू में की। वो मेरे पास बैठे, मैं उसको उर्दू में करता रहा, कोई मुश्किल लफ्ज़ आया तो वो उनसे पूछ लिया। बिनकी का बेटा और उसके साथ उनकी 4-5 नज़में, ये मैंने तर्जुमा करके या लिपियांतर करके मैंने सीप कराची को भेजी। सीप प्रचार, अब तो 50 साल हो गए उसको निकलते हुए हैं। तो वो वहाँ छपी भाई गए और लोगों ने कहा कमाल है, क्या आदमी है, क्या कहानी है बिनकी का बेटा जी। आज वो रहा ही नहीं। हाँ बिल्कुल। यानी मैंने किया कि हर इशू में एक कहानी हिंदी की उर्दू में छापता था। राजकमल चौधरी की कहानी थी, तीसरी लड़की ने कहा। शमीम साहब, इतनी कयामत की कहानी, तीसरी लड़की ने कहा। वो उर्दू में बड़ी पॉपुलर हुई राजकमल चौधरी की। वो पीरियड कमाल था। पीरियड अच्छा, उस पीरियड लेकिन हमारा शमीम साहब, जो मेरा और आपका वो ज़माने का जो पीरियड था, 50s, लेट 50s, 60s एंड 70s था। वो 25 बरस का जो पीरियड था, वो इतना क्रिएटिव पीरियड था। ओह, मैं उस पीरियड का एक आदमी जो मैं बहुत याद करता हूँ, बल्लाज मेहंद्रा के साथ बैठता हूँ तो खासतौर पर वो देवेंद्र सत्यार्थी। भाई क्या आदमी था, क्या आदमी था, क्या नाम लिया आपने। हाँ, उनकी वहाँ 2 किताबें पढ़ी हैं। क्या आदमी था। यानी अगर वो आदमी किसी और ऐसे मुल्क में पैदा होता जहाँ लोग ज़्यादा संजीदा होते अदब में, तो उसके चौराहे पर उसका स्टेचू लगाया गया। यस, उसके बुद्ध बन जाते भाई, बुद्ध बन जाते। क्या आदमी ने 4 लाख 5 लाख के करीब लोकगीत जमा किए भाई। आदमी हैरान होता और उनको लेजेंड है। पहले उसकी आप बताइए कि लाहौर में बीवी के साथ फुटपाथ पर सब्जी खरीद रहे हैं। बीवी ने मुड़ के देखा तो सजाद नहीं है, पता लगा आसाम में है। कैन यू बिलीव इट। नेहरू जी ने 1932-33 में गांधी जी ने खत लिखे, 3 खत गांधी जी ने देवेंद्र सत्यार्थी को लिखे। कोई जानता है ना, वो इतना बड़ा आदमी था। देवेंद्र सत्यार्थी को और राम नरेश त्रिपाठी। अच्छा, उस जमाने के जो पॉलिटिशियंस थे ना सर, वो ऐसा लगता है कि वो अदब पढ़ते थे, समझते थे, लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे राम मनोहर लोहिया साहब ने, जिनके मैं खरीदता, मुझे राम मनोहर लोहिया साहब ने खुद कहा, भाई मेहंद्रा, सच्ची बात है, हमने तुम्हें नहीं पढ़ा, लेकिन हमने इस्मत चुगताई तक पढ़ा है। ये उनका जुमला था, इस्मत चुगताई तक पढ़ा है। वो पीरियड था, वो पीरियड बहुत अजीब था उस जमाने में। यानी 70s में भी जब हम यहाँ दिल्ली आए हैं, तो मैं, बल्लाज मेहंद्रा, अनवर अजीम, हम लोगों ने गोलचा टाकीज के सामने, अब जो आपकी पसंद है चाय घर, वहाँ बैठना शुरू किया। अच्छा। बल्लाज मेहंद्रा वहाँ के एक रेगुलर विजिटर उस इलाके के हैं, जो हर संडे के बुक बाजार में ये अपना जाके मैं अब भी जाता हूँ उस बुक बाजार में। उस बुक बाजार में
पिछले 2 संडे को छोड़कर, क्योंकि मेरी तबीयत ढीली थी तो मैं नहीं गया। मेरे एक दोस्त हैं अतीकुर रहमान, वो संडे को बुक बाज़ार जहाँ से शुरू होता वहाँ मौजूद होता मुझे लेने के लिए, क्योंकि उसका सहारा मुझे चाहिए होता चलते वक्त होता। तो उस बाज़ार में जाता हूँ। ये जो किताबें आप देख रहे हैं यहाँ पे, पहले लीजिए, ये आयन रैंड का पूरा वर्क, फिलॉसफी ऑफ आयन रैंड, फाउंटेन हेड, ये कमाल है साहब। ये सारा ये वहाँ से मिली। और ये जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, एटलस श्रृंग, आयन रैंड, ये कैन यू बिलीव इट, ये आयन रैंड की किताब जो है ये मैं 5वीं बार पढ़ रहा हूँ। उर्दू में अब जाकर के हुआ है। इन्होंने आसिफ फर्रुखी ने एक नावल किया। 5वीं बार पढ़ रहा हूँ। और आई टेल यू, देखिए यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊं। मेरे बेटे का नाम है मिश्किन। एक मिनट, अब मिश्किन नाम जो है ये दोस्तोवस्की का, वो दोस्तोवस्की की तस्वीर ऊपर देख रहे हैं, या नीचे पड़ी है ये तस्वीर, यहाँ भी तस्वीर है, ये दोस्तोवस्की का एक कैरेक्टर है मिश्किन, जो नावल इडियट का हीरो है। तो मैं इतना फैसिनेटेड था मिश्किन से बहुत पहले से। फिर मेरी शादी हुई, बच्चा हुआ, तो मैंने उसका नाम मिश्किन रखा। आज वो 40-42 साल का है, अब तो नहीं, लेकिन शुरू में वो, जब वो लोग उससे पूछते थे यार ये मिश्किन क्या हुआ, तो वो बताता था कि मेरे फादर ने दोस्तोवस्की का एक कैरेक्टर है मिश्किन, उसके नाम पर मेरा नाम रखा। एक देखिए, ये बड़ी अहम बात मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। दूसरी मेरी जो किताब है अफसानों की, मकसद, आपको पता है वो उसकी डेडिकेशन किस नाम पे है? हार्वर्ड रोर्क और जॉन गाल्ट के नाम। हार्वर्ड रोर्क हीरो है फाउंटेन हेड का, और जॉन गाल्ट है हीरो है एटलस श्रृंग। यानी दो किताबों के 2 कैरेक्टर्स के नाम पर मेरी किताब का इंतजार है, जो आयन रैंड के कैरेक्टर में इतना पैशन होता था। और जब वो वाकई वो दौड़ी है, वो ये सच में वो सारा उस दौर की देन है।